आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। पॉलिटी का टॉपिक है। साइकोलॉजी का एक नियम होता है कि कोई भी जो टॉपिक हो ना, वो अगर बड़ा हो तो उसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति के पद को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहले पार्ट के अंदर तो राष्ट्रपति का जिक्र रहता है, जिसके अंदर राष्ट्रपति से संबंधित कि क्या योग्यता होनी चाहिए, शपथ, शर्त, पदाविधि, अगर पद रिक्त होगा तो कौन स्थान लेगा। एक पार्ट के अंदर पढ़ा जाता है ये। दूसरे में क्या होता है कि इसकी कार्यकारी शक्तियां क्या होती हैं, विधायी शक्तियां क्या होती हैं, न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं, आपातकाल के समय इसकी क्या शक्तियां होती हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के पद को 2 पार्ट में पढ़ा जाता है। पहले में जिसके अंदर राष्ट्रपति का जिक्र होता है, इसकी योग्यता, शपथ, शर्त, चुनाव प्रक्रिया क्या है। दूसरा होता है किसकी कार्यकारी शक्तियां क्या हैं, विधायी शक्तियां क्या है, न्यायिक शक्तियां क्या है, आपातकाल। उदाहरण के रूप से जैसे कार्यकारी के अंदर जो महान्यायवादी होते हैं या यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। विधायी शक्तियां, जो लोकसभा है उसका विघटन करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। न्यायिक शक्तियां, कुछ केसेस के अंदर क्षमादान की शक्ति प्रदान की जाती है, तो वो कौन प्रदान करता है, राष्ट्रपति। आपातकाल, एक तरह से देखा जाए तो भारत के अंदर 3 तरह के आपातकाल लगते हैं, जो कि आर्टिकल 352, 356 और 360 में पढ़ाए जाते हैं। उसके ऊपर भी अधिकार किसका होता है, राष्ट्रपति का। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति का जो पद है ना, वो भारत में काफी महत्वपूर्ण पद है। ठीक है। और राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान कहा जाता है। कार्यपालिका का जो जिक्र है ना, वो भारत के संविधान के 5वें भाग में वह अनुच्छेद या आर्टिकल 52 से 78 तक इसका जिक्र कर रखा है। ठीक है। अब बात आती है, अनुच्छेद 52 से 78 तक जिक्र है कार्यपालिका का, हमें पढ़ना है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का जिक्र कहां से लेके कहां तक है, तो राष्ट्रपति का जिक्र है अनुच्छेद 52 से 62 तक। कार्यपालिका के अंदर मुख्य रूप से देखा जाए ना, तो 4 अधिकारियों के बारे में पढ़ना पड़ता है, यानी कि राजपदस्थ अधिकारी। पहला हो गया राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। ठीक है। ये 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं जो कि कार्यपालिका के अंदर पढ़ने होते हैं। अच्छा, जो राष्ट्रपति होता है ना, वो भारत राज्य का प्रमुख होता है और इसी कारणवश राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत का
प्रथम नागरिक। अब यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है नागरिक, प्रथम नागरिक। अगर देखा जाए तो भारत के अंदर मुख्य रूप से 26 प्रकार के नागरिक पाए जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ना होता है केवल 7 नागरिक कि प्रथम 7 नागरिक कौन है। तो पहले के अंदर तो पहला तो राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सातवां होता है भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति। तो ये वैसे तो 26 प्रकार के हैं, लेकिन 26 प्रकार इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारे 26 के 26 याद हो। पहले के जो स्टार्टिंग के 7 है, अब जैसे शादी होती है तो शादी में कितने फेरे होते हैं? 7 है। वो बात अलग है, करवाए कुछ 4 जाते हैं, लेकिन अब 7 याद रखने होते हैं स्टार्टिंग के। ठीक है, अब यहां पर बात आती है राष्ट्रपति का चुनाव। चुनाव कह सकते हो या निर्वाचन कह सकते हो। ठीक है, पहली बात तो होती है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये चुनाव प्रक्रिया का नाम है। अब चुनाव प्रक्रिया का नाम ये है, फिर उसके अंदर सवाल उठता है। अब देखो, जो चुनाव होता है ना, चुनाव 2 रूप से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट। जैसे कि प्रत्यक्ष के अंदर क्या होता है, जनता सीधे रूप से भाग लेती है, यानी जनता ही वोट देती है। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता ने किसी को वोट दिया, जैसे कि एमएलए बनाए और एमपी बनाए, फिर वो जो व्यक्ति है वो आगे जाके इनको चुनते हैं। तो है तो जनता के माध्यम से चुना गया, बट डायरेक्टली नहीं चुना गया। जैसे कि समझने का प्रयास करते हैं, ए नाम का एक लड़का है, वह सी नाम की लड़की से प्यार करता है। तो लड़का कभी भी जाके लड़की को डायरेक्ट प्रपोज नहीं करेगा, वो किसी की सहायता लेगा बीच में। सपोज करो बी नाम की एक लड़की है जो कि सी की दोस्त है, तो वो पहले जिस लड़की से प्यार करता है उसको इम्प्रेस ना करके पहले उसकी दोस्त को इम्प्रेस करेगा। अब चाहे इसकी शक्ल कैसी भी हो, पर इसे जानबूझ के बोलेगा तुम सुंदर हो, ताकि ये प्रभावित हो। जब ये इससे प्रभावित हो जाएगी, जब जाके यहाँ पर अप्रोच करेगी, इसको बताएगी कि लड़का काफी अच्छा है, जब जाके इन दोनों के बीच में ये प्रेम मिलन होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, उसका भी ऐसा ही है। ये जनता है,
जनता ने एमएलए यानी कि विधायक और एमपी यानी कि सांसद ये बनाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने इनको चुना, ये आगे जाके किसको चुनेंगे, राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को। तो ये होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव प्रक्रिया का नाम क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, अब इसके बाद सवाल उठता है चुनाव प्रक्रिया में भाग कौन लेते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया में भाग कौन लेंगे, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। अब जो संसद है ना, संसद दो पार्ट में डिवाइड है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा के अंदर जो टोटल सीट है वो है 552, ये मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन एट द टाइम एट प्रेजेंट कितनी है, 545। 545 भी दो पार्ट में डिवाइड है। 543 वो होते हैं जो चुनाव लड़के आते हैं, दो होते हैं जो अनुच्छेद 300 के तहत एंग्लो इंडियंस कहे जाते हैं। इनका जो चुनाव होता है ना, मतलब इनका जो मनन होता है वो राष्ट्रपति करता है, इनको राष्ट्रपति चुनता है। उसी प्रकार राज्यसभा के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट है वो 250 है, लेकिन प्रेजेंट में कितनी है, 245। ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, 233 और 12। राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है जो कि इतिहास, कला व विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो ये जो व्यक्ति होते हैं ना, ये राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, इसके बाद में राज्यों के अंदर क्या होता है, जैसे कि कुछ जो राज्य हैं उनके अंदर दो सदनीय विधानमंडल होती है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के जो विधायक होता है वो केवल इसके अंदर वोट देते हैं। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आज के समय में 8 है, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी इनकी जो विधानसभा के सदस्य हैं ना, वो भी इस चुनाव प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। अब ये वाला टॉपिक खत्म, मतलब एक तरह से बता दिया गया कि हाँ भाई प्रक्रिया का नाम क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, चुनाव में भाग कौन कौन लेगा, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश में 2, दिल्ली व पुदुचेरी। अब अगर कोई राज्यसभा, राज्य विधानसभा, जैसे राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती है, अगर बाई चांस अगर वो विधानसभा विघटित कर रखी है, यानी उसका विघटन हो रखा है, तो उसके अंदर से उसका कोई भी सदस्य इस चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। ठीक है,
प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, एक आदमी की जो वैल्यू होती है वोट की वो सिर्फ एक ही होती है। यहां पर क्या होता है, इनकी वोट वैल्यू होती है, जैसे कि एमएलए या एक विधायक के मत का मूल्य, वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए। इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, इसके बाद में राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000। इस फॉर्मूले के अंदर जब ये डाटा फिल कर दोगे उसके बाद में एक वोट वैल्यू आएगी, वो जाके राष्ट्रपति के चुनाव में काउंट होती है। उसी प्रकार एक एमएलए की थी, ऐसे ही एमपी एक सांसद के मत का मूल्य, सांसद के मत का मूल्य क्या होता है, सभी विधानसभा यानी देश के अंदर जितनी भी राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके जो विधायकों का कुल मत होता है, सभी विधानसभा के विधायकों का कुल मत मूल्य डिवाइडेड बाय किससे होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो उस प्रकार एक एमएलए और एक एमपी के वोट वैल्यू क्या होती है, ये होती है। ठीक है, अब जो चुनाव होता है, जैसे कि सपोज करो एमएलए का हो गया, इनका हो गया, इनके अंदर क्या होता है, हम सिर्फ एक वोट डाल के आ जाते हैं। इनके चुनाव प्रक्रिया अलग होती है। यहाँ पर दो टाइप बनते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। सपोज करो टोटल वोट की संख्या 100 है। पहली बात तो जीतने के लिए क्या चाहिए होता है, 50% प्लस 1, ये जीतने का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, ए बी सी डी 4 हैं जो व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हुए हैं। अगर इसको 51 वोट मिले, इसको 30 मिले, इसको 15 मिले और इसको 4 मिले, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ए व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन गया। बट बाय चांस अगर ऐसा नहीं हुआ, इसको 49 वोट मिले, तो यहां पर क्या होता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति वोट देता है तो वो वोट कैसे देता है, 1 नंबर इसको दिया, फिर 2 नंबर इसको दिया, फिर 3 नंबर इसको दिया और फिर 4 नंबर दिया। इस प्रकार से वोट दिए जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति चारों को वोट देगा नंबर वाइज के हिसाब से। अब क्या करेंगे, इस डी के पास सबसे कम है, इसके वोटों को निकाला जाएगा। जब इसके वोट को निकाला गया, फिर देखेंगे दूसरे नंबर पे किसको। अब सपोज करो इसके 2 कैंडिडेट ने
2 नंबर पर वोट ए को दे रखा है, तो वो 2 इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो ये जीत जाएगा। इसी प्रोसेस को या इसी प्रक्रिया को द्वितीय चक्र की मतगणना कहा जाता है। ठीक है, तो ये था राष्ट्रपति के चुनाव की बात। अब यहां पर सवाल होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष क्यों कराया जाता है। भाई किसी भी चीज के पीछे कारण होता है, प्रयोजन होता है कि वह वो चीज क्यों कराई जा रही है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव के पीछे कारण क्या है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। इसके पीछे रीजन ये है कि राष्ट्रपति के पद को देखा गया। जब भारत के अंदर राष्ट्रपति के पद को देखा तो वहां पर पता चला कि भारत के राष्ट्रपति का पद केवल नाम मात्र का है, यानी कि प्रमुख के रूप में है। वास्तविक शक्तियां जो हैं वो किसके पास है, पीएम, या कह सकते हैं पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय के पास में है वास्तविक शक्तियां। दूसरा, जब प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाता है ना तो 2 चीजों की हानि होती है। एक तो समय काफी ज्यादा लग जाता है, दूसरा पैसा। और जब पता है कि राष्ट्रपति का पद केवल नाम मात्र का है तो इसके लिए समय और पैसा वेस्ट क्यों किया जाए इतना, इसलिए इसका चुनाव डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट होता है। पॉलिटिकली एक बुक प्रेफर की जाती है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। उसके अंदर एक बात कह रखी है, मैं नहीं कह रहा हूं अपने हिसाब से, उसके हिसाब से बता रहा हूं। उसके अंदर दे रखा है कि राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है उसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और एकल संक्रमणीय मत, तो वहां से केवल इतना ले लेता हूं मैं, एकल मत। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो एम लक्ष्मीकांत कहती है कि इन 2 वर्ड्स का जो यूज किया गया है ना, ये राष्ट्रपति के चुनाव में गलत किया गया है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व जब किया जाता है जब पद 1 से ज्यादा हो, लेकिन यहां पर तो केवल 1 पद है। दूसरा, एकल मत का मतलब होता है सिंगल वोटिंग, और यहां पर सिंगल वोटिंग ना होकर के मल्टीपल वोटिंग होती है। तो इसलिए एम लक्ष्मीकांत के हिसाब से कि ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रक्रिया है, ये गलत है। अब वही है, चलती आ रही है तो हम विरोध तो करेंगे नहीं इसका, ये बात अलग है। ये मेरे हिसाब से नहीं है, एम लक्ष्मीकांत की बुक है, उसके अंदर जाके चेक कर लेना, ये मिल जाएगा आपको। तो ये तो थी भाई चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, कौन भाग लेते हैं, चुनाव कैसे होता है, यही चुनाव क्यों कराया जा रहा है, तो ये सब चीजें इसके अंदर क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात आती है योग्यता। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये सबके अंदर कॉमन होता है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये चीज 2 नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, तीसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह क्या है, लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है, इसके बाद में कुछ ऐसी बातें होती हैं, पागल और दिवालिया ना हो,
ठीक है। राष्ट्रपति के नामांकन के लिए 50 अनुमोदक व 50 प्रस्तावक जरूरी होते हैं। अब ये डाटा है आज के टाइम का। इसके अंदर एक बात थी, वह यह थी कि 1997 से पहले, 1997 से पहले अनुमोदक व प्रस्तावक की संख्या क्या थी? 10-10। मतलब इसका मतलब था 10 ही अनुमोदक चाहिए थे और 10 ही प्रस्तावक चाहिए थे। नामांकन का पहला प्रोसीजर तो ये है। उसके बाद में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपए जमानत राशि जब्त की जाती है, यानी जमानत राशि दी जाती है। ठीक है। अगर कुल मतों का, यानी जितनी भी वोटिंग हुई, कुल मत का अगर 1/6 हिस्सा अगर आप प्राप्त नहीं कर पाए तो आपकी जमानत राशि हो जाएगी जब्त। राशि ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जब्त हो जाना मतलब एक इंसल्ट वाली फीलिंग है कि डिसरिस्पेक्ट हो गया कि चुनाव लड़ने गए थे और जमानत राशि जब्त हो गई। ठीक है। तो ये है भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यता। योग्यता के बाद में आती है कि शपथ कौन दिलाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति जो शपथ दिलाता है ना, वो दिलाता है सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर बाई चांस कोई ऐसी कंडीशन हो कि मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट ना हो या उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो उस केस में एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो सबसे ज्यादा सीनियर होंगे, उनकी उपस्थिति में इनको शपथ दिलाई जाएगी। शपथ के बाद में सहस्य शपथ और एक आता है शर्त। वह शर्त यह है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ना लोकसभा का हो ना राज्यसभा का। अगर है बाई चांस, मान लो कि अगर किसी सभा का मतलब किसी सदन का सदस्य है, लोकसभा का हो या राज्यसभा का, तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या त्याग पत्र देना पड़ेगा। दूसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो। पहले सैलरी बताते थे 1,50,000 यानी 1.5 लाख करीब। बाद में बताते कुछ संशोधन हुआ जिसके अंदर उनकी सैलरी बढ़ाई गई। बताया जाता है कि अब 5 लाख कर दी गई है। राष्ट्रपति को जो वेतन होता है वो 5 लाख है। आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन मुफ्त होता है और सारी सुविधाएं जितनी भी जो होती हैं वो राष्ट्रपति को मुफ्त दी जाती हैं। ठीक है। तो ये तो आ गया प्रेसिडेंट के अंदर शपथ और शर्त। इसके बाद में आती है कार्यकाल यानी कि पदावधि। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना,
वो तो होता है 5 साल का। ठीक है, पर एक बात कही जाती है, जिस दिन से राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है उस दिन से अगले 5 साल तक मतलब उसका कार्यकाल रहता है कि मतलब जब तक राष्ट्रपति के पद पर बना रह सकता है। दूसरा, कब तक बना रह सकता है ये बात है, तो 5 साल कोई ये नहीं कि फिक्स हो गई। अगर वो चाहे कि भाई मुझे राष्ट्रपति का पद स्वीकार्य नहीं है, यानी वो काम करना ना चाहे, तो उपराष्ट्रपति को कहकर उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगर बाय चांस हमें पसंद ना हो, यानी कि जो संसद है उसको पसंद ना हो, तो महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके बाद मैं बताऊंगा महाभियोग होता क्या है। ठीक है। दूसरा, बाई चांस कई बार क्या होता है, कार्यकाल बढ़ भी सकता है। कैसे? अगर चुनाव प्रक्रिया ना हुई सही ढंग से, मतलब पहले वाले पॉइंट में बताया गया था कि राष्ट्रपति जिस दिन से पद ग्रहण करता है उससे 5 वर्ष तक वह कार्य करता है। जब तक उसका उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण ना कर ले, जब तक वह पद पर बना रह सकता है। जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले तब तक बना रह सकता है। फिर और क्या होते हैं, 5 साल रह गया, दोबारा चुनाव लड़के आ सकता है, तीसरी बार भी लड़के आ सकता है, चौथी बार भी लड़के आ सकता है अगर जीतता रहता है तो। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर ऐसा है कि कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, अमेरिका में केवल 2 बार। अगर आप 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं वहां के, उसके बाद आप चुनाव प्रक्रिया नहीं लड़ेंगे। जैसे कि बराक ओबामा, वो 2 बार लड़ चुके थे। अभी डोनाल्ड ट्रंप है, इस बार अगर वो जीत गए उसके बाद फिर वो कभी पद नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो अमेरिका में 2 बार बन सकते हैं, लेकिन भारत में कितनी बार ही बन सकता है। पदाविधि कार्यकाल के बाद में मैंने बताया था कि महाभियोग। महाभियोग को इंग्लिश में बोला जाता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। थोड़ा ऐसा करके लिख रहा हूं, काफी स्पेस देके जानबूझ के लिखा है। पहली बात तो ये होती है कि जो महाभियोग होता है ना, वह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राज्यसभा में या लोकसभा में। लेकिन महाभियोग लाने के लिए क्या है, पहली बात तो महाभियोग आता कब है, राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करेगा या संविधान के अनुकूल नहीं चलेगा तो हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग ला सकते हैं। सपोज करो राज्यसभा के अंदर लेके आए या लोकसभा के अंदर लेके आए, हमें क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पहले, ठीक है, 1/4 सदस्य का बहुमत प्राप्त करके हम राष्ट्रपति को बताएंगे कि हम आपके ऊपर महाभियोग लाना चाह रहे हैं। अपने बचाव के अंदर आप जो कार्य कर सकते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो 14 दिन पहले 1/4 बहुमत से। हाँ, फिर राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत जब प्राप्त हो गई तो राष्ट्रपति का महाभियोग सक्सेसफुल हो जाएगा और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। भारत के अंदर ऐसी स्थिति आज तक पैदा नहीं हुई है। भारत के अंदर किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया है। ठीक है, इसके बाद में है
पद रिक्त, अगर पद खाली हो जाए, ये कैसे होता है? अगर किसी राष्ट्रपति की अकस्मात मृत्यु हो जाए कार्यकाल के दौरान, तो उस कंडीशन में क्या होता है? राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालता है। बट बाय चांस अगर उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, ना संभाल पाया, या ये भी प्रेजेंट ना हो, तो उस कंडीशन में मुख्य न्यायाधीश, अब सवाल उठता है कि ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 1969 के टाइम हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, ठीक है। तो इनके टाइम में ऐसा हुआ था, इनकी डेथ हुई, उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यह भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद में इन्होंने कार्य किया था। तो ऐसा भारत में एक बार हुआ है, ठीक है। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतलब राष्ट्रपति को दो पार्ट में बढ़ा जाता है। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा पार्ट इसके अंदर पढ़ेंगे कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, ठीक है।